हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग जीपीसीआर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग लाइगेंड्स जो कि प्राइमरी मैसेंजर थे हमारे वो डिस्कस करेंगे, और कैसे जब ग्लूकागोन बाइंड करता है जीपीसीआर में तो किस तरीके से उसकी सिग्नलिंग होती है, किस तरीके से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के कुछ गेट के क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले प्राइमरी मैसेंजर्स की, ठीक है। अगर हम बात करें पहले प्राइमरी मैसेंजर्स की, मींस लाइगेंड्स की, तो हमें पता है हमारे जो लाइगेंड्स हैं वो देखिए क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जीपीसीआर की पूरी सिग्नलिंग डिस्कस करी थी। लाइगेंड्स जैसे कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से? एसिटाइल कोलिन और सेरोटोनिन। प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लाइक हिस्टामिन। फिजियोलॉजिकल एक्शन लाइक विजन, ओल्फैक्टरी और गस्टेटरी, ठीक है। टेस्ट, दिस इज व्हाट टेस्ट। हॉर्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन, ग्लूकागोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अगर कोई भी आपको लाइगेंड दिया जाए और पूछा जाए किस तरीके की सिग्नलिंग को ये फॉलो करेंगे, तो आप कहेंगे ये सिग्नलिंग को फॉलो करेंगे जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिग्नलिंग को ये फॉलो करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको लाइगेंड्स बस याद रखना है, ये प्राइमरी मैसेंजर्स हैं हमारे, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ ऊपर, ये हमारे क्या है? प्राइमरी मैसेंजर्स। ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें पीकेए का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। अगर आपने जीपीसीआर पार्ट 2 देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था पीकेए के बारे में। तो हमने जब देखा कि मैंने ये कहा था कि हम पीकेए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका स्ट्रक्चर। तो देखिए जो ये पीकेए है, प्रोटीन काइनेज ए, ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती हैं, 2 कैटालिटिक सब यूनिट्स होती हैं। जो 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स हैं, ध्यान से देखें अगर आप स्ट्रक्चर को, जो ये 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स हैं, इन्होंने तो कैटालिटिक सब यूनिट्स पर बाइंडिंग कर रखी है। तो क्या होता है कि ये इनएक्टिव रहती हैं, क्योंकि रेगुलेटरी सब यूनिट ने कैटालिटिक सब यूनिट्स पर बाइंडिंग कर रखी है। इसकी वजह से कैटालिटिक सब यूनिट्स इनएक्टिव हैं, मींस पीकेए हमारा इनएक्टिव है। पीकेए क्या है हमारा? इनएक्टिव। तो पीकेए एक्टिव कैसे होता है? एक पीकेए को, ध्यान से देखिएगा, एक पीकेए को एक्टिव करने के लिए 4 सीएएमपी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने? 4 सीएएमपी। एक पीकेए को एक्टिवेट करने के लिए 4 सीएएमपी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 सीएएमपी एक रेगुलेटरी सब यूनिट पर बाइंड करेंगे, देन कन्फर्मेशनल चेंज होता है एक रेगुलेटरी यूनिट में, देन 2 सीएमपी दूसरी रेगुलेटरी सब यूनिट पर बाइंड करेंगे, देन कन्फर्मेशनल चेंज होगा। तो कैटालिटिक यूनिट को रेगुलेटरी सब यूनिट छोड़ देंगी और कैटालिटिक सब यूनिट्स क्या हो जाएंगी? एक्टिवेट हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। देन वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगी, काइनेज का फंक्शन। क्योंकि मैंने आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोटीन काइनेज ए क्या है? एक प्रोटीन काइनेज ए एक सेरीन थेरोनिन काइनेज है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? काइनेज करना, मींस फॉस्फोराइलेशन करना सेरीन एंड थेरोनिन पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पीकेए के बारे में। पीकेए में 2 सब यूनिट, मींस 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स हैं, 2 कैटालिटिक यूनिट्स हैं। जो 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स हैं उन्होंने कैटालिटिक सब यूनिट्स पर बाइंडिंग कर रखी है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हैं। अब एक पीकेए को एक्टिवेट होने के लिए 4 सीएमपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले 2 सीएमपी एक कैटालिटिक सब एक रेगुलेटरी सब यूनिट पर बाइंड करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। देन अगेन 2 सीएमपी दूसरे रेगुलेटरी सब यूनिट पर बाइंड करेंगे, कन्फर्मेशनल चेंज होगा, कैटालिटिक यूनिट उनसे निकल जाएगी और एक्टिव हो जाएगी। आई होप आपको पीकेए अच्छी तरीके से समझ आया होगा। देन चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बाय पीकेए, प्रोटीन काइनेज ए। ध्यान से समझिएगा किस तरीके से होता है। देखिए अगर आपको याद हो, हमने लाइगेंड्स डिस्कस किए हैं ग्लूकागोन,
ग्लूकागोन, ये जो हमने लाइगेंड डिस्कस किया है, ये क्या है, एक हमारा प्राइमरी मैसेंजर है, लाइगेंड है, ठीक है। तो देखिएगा, जब बॉडी में मोर देन, ध्यान से समझिए, जब बॉडी में मोर देन 70 mg ग्लूकोज होता है पर 100 ml, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारी बॉडी में। लेकिन जैसे जैसे जब बॉडी में लेस देन 70 mg पर 100 ml आपका अगर ग्लूकोज है, लेस देन 70 mg है पर 100 ml ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है, हमें पता है हेपेटोसाइट्स में स्टोर रहता है, लिवर की सेल्स में, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब किस तरीके से काम होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, ये रिसेप्टर है हमारा, जीपीसीआर के लिए रिसेप्टर है, तो ये ग्लूकागोन है, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ने बाइंडिंग की 6th and 7th हेलिक्स पर, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होंगे तो L3 लूप जी अल्फा से कांटेक्ट बनाएगा। ये सब हम सिग्नलिंग पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही जी अल्फा से कांटेक्ट बनेगा L3 लूप का, जीडीपी जीटीपी में एक्सचेंज हो जाएगा, जी अल्फा की एफिनिटी बीटा गामा के लिए कम हो जाएगी और जी अल्फा जीटीपी हो जाए, जीटीपी बाउंड रहेगा और एडिनाइलिल साइक्लेस से जाके इंटरेक्ट करेगा। एडिनाइलिल साइक्लेस क्या करेगा, एटीपी, जितने भी साइटोसोलिक एटीपी हैं उन्हें सीएमपी में कन्वर्ट करेगा। सीएमपी क्या है आपका, सेकेंडरी मैसेंजर, ध्यान से देखिए। देन सीएमपी क्या करता है, पीके को इंटर्न एक्टिवेट करता है। पीके क्या है, प्रोटीन काइनेज ए, जिसका स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसके आगे क्या होता है ये समझने की चीजें देखिए। अब पीके एक्टिवेट हो गया, ये देखिए पीके क्या है, एक्टिवेट हो गया। पीके एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करता है। ध्यान से समझिए, पीके क्योंकि काइनेज है, फॉस्फोराइलेशन करेगा तो आपके हिपेटोस, देखिए जब तक ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही थी, सारे एंजाइम्स जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के लिए रिक्वायरमेंट है वो इनएक्टिव रहते हैं। तो क्या होगा कि अब ग्लाइकोजन को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि लेस देन 70 mg ग्लूकोज है ब्लड में, तो क्या होगा, उन्हें उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कराना है। तो पीके क्या करेगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज को जो कि इनएक्टिव था उसे एक्टिवेट कराएगा बाय फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट हो गया। फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को जो कि इनएक्टिव है उसे एक्टिवेट कराएगा। फिर से फॉस्फोराइलेशन किया गया, ग्लाइकोजन किसने फॉस्फोराइलेशन किया इस बार, फॉस्फोराइलेज काइनेज ने। फॉस्फोराइलेज काइनेज ने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कराया। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ता है, जिससे कि बॉडी को ग्लूकोज मिल सके, ठीक है। अब देखिए, प्रोटीन काइनेज ए का एक तो ये काम था कि वो फॉस्फोराइलेज काइनेज को इनएक्टिव से एक्टिव कराता है। दूसरा काम क्या होता है प्रोटीन काइनेज ए का, जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही थी हेपेटोसाइट्स में, ग्लाइकोजन सिंथेस जो कि एक्टिव था उसे इनएक्टिव कराता है बाय फॉस्फोराइलेशन। तो ये जरूरी नहीं कि प्रोटीन, अगर कहीं फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो हमेशा एक्टिवेशन ही होता है, इनिबिशन भी होता है। जैसे कि हमने देखा फॉस्फोराइलेज काइनेज में जब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो इनएक्टिव से एक्टिव हो रहा है, लेकिन जब ग्लाइकोजन सिंथेज में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो एक्टिव से इनएक्टिव हो रहा है, क्योंकि अब ग्लाइकोजन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ग्लाइकोजन सिंथेसिस की, क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लेस देन 70 mg पर 100 ml है ब्लड में। तो जब कंसंट्रेशन कम है तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को हमें रोकना पड़ेगा। तो जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोकना है तो एक्टिव जो एंजाइम्स है उन्हें इनएक्टिव करना पड़ेगा बाय फॉस्फोराइलेशन। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। एक बार और देखिए, जैसे ही ग्लूकागोन ने बाइंडिंग की अपने रिसेप्टर पर, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। जब रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होंगे तो L3 लूप कॉन्टेक्ट करेगा जी अल्फा से, जो कि जीडीपी बाउंड है। जब L3 लूप कांटेक्ट करता है तो क्या होता है, जीडीपी जीटीपी में एक्सचेंज हो जाता है बाय विद द हेल्प ऑफ ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है, याद होगा आप लोगों को ये चीज। अब जब जीटीपी आ गया तो जी अल्फा की एफिनिटी, क्योंकि जी प्रोटीन एक्टिव हो गई, उसकी एफिनिटी बीटा गामा के लिए कम हो जाएगी। जी अल्फा जाके एडिनाइलिल साइक्लेस से कांटेक्ट करेगा।
जैसे ही वो इफेक्टर मॉलिक्यूल से कॉन्टेक्ट करेगा, जो साइटोसोलिक एटीपी है वो सीएमपी में कन्वर्ट होंगे। जब साइटोसोलिक क्या, सीएमपी क्या है हमारा सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। सीएमपी किसे एक्टिवेट करता है, विच इन टर्न्स एक्टिवेट पीकेए, प्रोटीन काइनेज ए। याद है ना, रेगुलेटरी और कैटालिटिक यूनिट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। देन पीकेए क्या करेगा, अब देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज हिपेटोसाइट्स में इनएक्टिव पड़ा हुआ है, उसे फॉस्फोराइलेट करेगा और एक्टिवेट करेगा। देन फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी को एक्टिवेट करता है पहले, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए को एक्टिवेट करता है। देन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए क्या करता है, जो आपका मींस ग्लाइकोजन को तोड़ता है ग्लूकोज में, ठीक है। और कुछ ये देखिए, ये क्या है आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये क्या है आपके ट्रांसपोर्टर्स, ये ग्लूट, इन्हें हम ग्लूट बोलते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। 1 से 14 तक ह्यूमन में ग्लूकोज 1 से 14 तक ग्लूट के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, मीन्स ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं। लेकिन सिर्फ ग्लूट 2 एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है, ग्लूट 2 एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो कि बाई डायरेक्शनल है, बाकी सारे ट्रांसपोर्टर्स यूनी डायरेक्शनल हैं, ठीक है। तो ग्लूट 2 की हेल्प से ग्लूकोज जो है हिपेटोसाइट से बाहर आ जाएगा। आई होप आपको ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे, और एक अच्छा एक एग्जाम्पल भी मिल गया कि कैसे अगर हार्मोन की बाइंडिंग हो रही है, मींस हार्मोन की बाइंडिंग हो रही है, तो किस तरीके से आपके जीपीसीआर सिग्नलिंग चल रही है, रन हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2014 में। द रिसेप्टर फॉर एपिनेफ्रिन इज आ, फर्स्ट टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, सेरीन थेरोनिन काइनेज रिसेप्टर, जीपीसीआर और लाइगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो देखिए अभी हमने सारे लाइगेंड्स डिस्कस किए, तो अगर हम लाइगेंड्स की तरफ चलें तो आप दोबारा देखिए इसका क्या आंसर आएगा। देखिए हार्मोन में दे रखा है एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन। तो देखिए, और ये इससे पूछा जा रहा है सारे लाइगेंड्स किसके थे, जीपीसीआर के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, जीपीसीआर। तो इसलिए आप हमेशा लाइगेंड्स को याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि टायरोसिन काइनेज हो नहीं सकता सेट, क्योंकि आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि एपिनेफ्रिन जीपीसीआर के लिए है, तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2006 में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले देखिए बाइंडिंग ऑफ अ ग्लूकागॉन टू इट्स रिसेप्टर, ग्लूकागॉन की बाइंडिंग हो रही है उसके रिसेप्टर पर, रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सेकेंड मैसेंजर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड मैसेंजर इज जनरेटेड इन दिस केस, जब ग्लूकागॉन की बाइंडिंग होगी तो कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा, कैल्शियम, फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल, सीजीएमपी और सीएमपी। अभी हम देख के आ रहे हैं सीएएमपी, अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा देखिए कि हमने क्या देखा कि हमारा कौन सा जनरेट हो रहा है, सीएएमपी, ये देखिए सीएएमपी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एक्टिवेटेड बाय द सेकेंड मैसेंजर। अगर आपको सेकेंड मैसेंजर पता है तो आप इजीली बता देंगे कि सेकेंडरी मैसेंजर से कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा। देखिए क्योंकि सीएएमपी एक्टिवेट हो रहा है, सीएमपी कैसे एक्टिवेट कर रहा था, पीकेए को, प्रोटीन काइनेज ए को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कॉलरा टॉक्सिन के नेक्स्ट वीडियो में हम पहले टर्मिनेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिस्पॉन्सेस के टर्मिनेशन होते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलरा टॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे, और एक और वीडियो हम पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रोडोप्सिन की सिग्नलिंग, कि आई में सिग्नलिंग किस तरीके से होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप gyanvarshaquery@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। अगर टेलीग्राम पर भी एक चैनल बना हुआ है, वहां पर भी डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू।